हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रायोरिटी के इस लेक्चर सीरीज़ में बेस थ्योरम से रिलेटेड पिछले वीडियोस में हम थ्योरम आपको बताएं और साथ ही साथ 2 एग्ज़ाम्पल कराए हैं। ठीक है, आप उन एग्ज़ाम्पल को अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो आप जाके देखें। और साथ ही साथ मेरा ये कहना होगा, क्योंकि ये थ्योरी वाला चैप्टर है, अगर आप शुरू से ही अगर इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो प्रायोरिटी का है आपने अगर नहीं देखा है तो आप शुरू से देखिए लेक्चर 1 से। ठीक है, जिससे आपको पूरी बातें समझ में आएगी। ठीक है ना। और बेस थ्योरम अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रायोरिटी के बारे में एक अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, तो आप एटलीस्ट बेस थ्योरम का जो 2 एग्ज़ाम्पल हमने कल कराया है उस 2 एग्ज़ाम्पल को अच्छे से पहले देख लें, कर लें और फिर इस लेक्चर में आएँ, ताकि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना आसान लगे। ठीक है। और एक बात हम आपको और भी बताना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है, बेस थ्योरम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 13.3, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा उससे पहले हम सारे एग्जाम्पल लगभग सारे एग्जाम्पल को कवर कर रहे हैं बेस थ्योरम से जो रिलेटेड है। ठीक है, तो उन सब थ्योरम को अच्छे से थ्योरम बोल रहे एग्जाम्पल, तो उन सब एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ना है। अगर एग्जाम्पल आपको अच्छे से आ रहा है तो एक्सरसाइज एकदम एक ही जैसा लगेगा क्वेश्चन वहाँ पे, तो आप अपना जो 100% एफर्ट देना है वो एग्जाम्पल में ही देना है। ठीक है, एग्जाम्पल में हर एक बात हम आपको बता देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो चीज़ें जो है आपको बहुत आसान लगेगा। और वहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बात प्रायोरिटी के बता दें जो कि हम वहाँ पे हो सकता है मे बी कि ना बताएं, तो आप यहाँ पे अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, और एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है, तो एग्जाम्पल को अच्छे से देखें। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 16 और 17 पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, 18 को कराना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मान ले कि HIV परीक्षण की विश्वसनीयता निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट की गई है। HIV की विश्वसनीयता जो है वो निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट की गई है। इसमें कह रहा है कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने और 10% पता ना लगाने में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हम लोग टेस्ट करते हैं, ब्लड का टेस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, यहाँ पे HIV के टेस्ट को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और कभी भी हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो जो जांच घर जो होता है वो ऐसा जांच घर है जिसमें अगर कोई HIV पॉजिटिव है, जिस HIV पॉजिटिव मतलब HIV उसको है, ठीक है, HIV नेगेटिव मतलब HIV नहीं है, ठीक है, वो HIV से ग्रसित नहीं है। HIV पॉजिटिव मतलब HIV से ग्रसित है, ठीक है, वो व्यक्ति HIV से ग्रसित है। यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी जो जांच घर होता है वो 90% जो है किसी व्यक्ति
व्यक्ति का जो है जो HIV पॉजिटिव से ग्रसित है उसका 90% वो जो है पता लगाने में और 10% पता ना लगाने में सक्षम है। मतलब टोटल 100% में से 90% वो व्यक्ति को सही बता देता है कि हाँ आपको HIV पॉजिटिव है। ठीक है, 10% ऐसे लोग हैं जिसका जो जांच घर है वो रिपोर्ट क्या बताता है कि वो HIV पॉजिटिव नहीं है, जबकि वो वास्तव में HIV पॉजिटिव से ग्रसित होता है। ठीक है, और 90% लोग को ये बता देता है कि आप HIV पॉजिटिव है और वो वास्तव में HIV पॉजिटिव से ग्रसित होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है, यानी HIV नेगेटिव बताता है, जबकि 1% परीक्षित व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये तो जो पिछला जो पार्ट था जिसमें ये कह रहा था कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए ये था। अब हम HIV जो पॉजिटिव नहीं है मतलब HIV नेगेटिव व्यक्तियों के लिए बताना चाह रहे हैं। हम नहीं बताना चाह रहे, मतलब क्वेश्चन बताना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 99% व्यक्तियों को जो है सही रिपोर्ट देता है जांच घर कि आप जो है HIV नेगेटिव है, आपको HIV से स्वतंत्र हैं, आपको HIV नहीं हुआ है, आप HIV से मुक्त है। 99% लोगों को ये बता देता है कि आप जो है HIV से ग्रसित नहीं है, जबकि 1% लोगों को ये बता देता है कि आप HIV से ग्रसित हैं। ये उसकी त्रुटि है, ये जांच घर की त्रुटि है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में नेगेटिव उसका है, HIV नेगेटिव है, वो उस रोग से ग्रसित नहीं है, बावजूद इसके जांच एजेंसी जांच जो घर है वो क्या कर रहा है, उसे HIV पॉजिटिव बता दे रहा है। और इसके बाद तो पता ही है HIV पॉजिटिव अगर किसी को नहीं है तो बताने से क्या जो है ना मामला तो उनके सामने में आएगा, वो समझ सकते हैं कितना बड़ा इशू है। ठीक है ना, कि अगर नहीं है उसको भी बता दो कि हाँ ठीक है, वो तो ऐसे ही जो है ना धीरे धीरे अपना जो है ना सदमा में रह रह के जो है ना किसी दिन ख़त्म हो जाएगा बिना जो है HIV पॉजिटिव के ही। ठीक है, तो कितना घातक हो सकता है ऐसी स्थिति। ठीक है, तो जांच घर का जो स्थिति है वो क्या है, 99% लोगों को ये कह देता है कि हाँ ठीक है आप नेगेटिव है, और वो वास्तव में नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन 1% ऐसे लोग हैं जिसको वो पॉजिटिव HIV उसको नहीं था, इसके बावजूद भी उसे बता दिया गया कि आप 1% लोगों को बता दिया कि आप HIV से ग्रसित हैं। और दूसरा केस हम देखें, HIV पॉजिटिव वाले व्यक्तियों में से 99% व्यक्तियों को ये बता देता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं, और ये वास्तव में HIV पॉजिटिव से ग्रसित होते हैं वो लोग। 10% लोग वास्तव में HIV पॉजिटिव से ग्रसित तो होते हैं, लेकिन जांच एजेंसी जांच जो घर है वो उसे क्या बता देता है कि आपको HIV पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक खुशी का माहौल होता है। ठीक है ना, कि हमें HIV पॉजिटिव नहीं है लेकिन वास्तव में होता है। वो फिर बाद में जो है ना धीरे धीरे बाद में उसको पता चल ही जाता है कि हमें HIV पॉजिटिव है या नहीं। जब उससे जुड़े सिम्टम अगर उसको समझ में आता है तो फिर से वो जांच कराता, फिर बाद में अच्छा अगर जांच मिल गया तो उसे पता चल जाता है कि हमें HIV पॉजिटिव हो। खैर वो तो बात की बात है। हम यहाँ पे जो डाटा दिया उसके हिसाब से ट्री डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ट्री डायग्राम ड्रॉ करने का है। और हम बताए थे कि इसमें क्या करना है, आपको 2 चीज़ देखना है। पहला कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और दूसरा कि आपसे प्रायोरिटी किसकी पूछ रही है। ठीक है, आगे इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि
इसमें बता रहा है कि एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV ग्रस्त है, एक बड़ी जनसंख्या है जिसमें परसेंट में जो है 0.1% जो है लोग HIV से ग्रसित हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है कि 0.1% व्यक्ति जो है HIV से ग्रसित है में से एक व्यक्ति यादृच्छिक छाया चुना जाता है। ठीक है, पूरा पॉपुलेशन जो है, पूरे पॉपुलेशन का 0.1% व्यक्ति, यहाँ पे पूरा पॉपुलेशन रहता है और पूरा पॉपुलेशन में 0.1% लोगों को ही HIV पॉजिटिव है। तो इसमें कह रहा है कि यादृच्छिक छाया इसी पॉपुलेशन में से एक व्यक्ति को चुना जाता है और उस पर परीक्षण किया जाता है। परीक्षण किए जाने पर रोग विज्ञानी HIV की उपस्थिति बताता है। रोग विज्ञानी इसको जब टेस्ट करता है तो उसे HIV की उपस्थिति को बतलाता है कि उसे HIV है। मतलब ये हमारा दिया हुआ, यही है ना दिया हुआ हमारे पास कि वो HIV से ग्रसित है, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो परीक्षण रोग विज्ञानी है वो HIV की उपस्थिति बतलाता है। क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है? वास्तव में वो HIV पॉजिटिव है, इसकी क्या प्रायिकता, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वास्तव में वो HIV पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जो डाटा हमारे पास है पहले उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए, और एक बात और अच्छे से ध्यान से सुनेंगे कि हम जब पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ था प्रायोरिटी के इस सेशन में, सबसे पहला लेक्चर में हम बताए थे कि जो प्रायोरिटी होता है हम उसे परसेंटेज के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में और डेसिमल के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे जो परसेंटेज 90%, 10%, 99%, 1%, 0.1% ये सब जो देख रहे हैं वो डायरेक्ट आपका प्रायोरिटी दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी डायरेक्ट दे चुका है। ठीक है, चलिए ट्री डायग्राम में ये है HIV पॉजिटिव वाले लोग और ये है HIV नेगेटिव वाले लोग। ठीक है, पूरी जनसंख्या HIV पॉजिटिव और या नेगेटिव, इस पूरी जनसंख्या में 0.1% ऐसे लोग हैं जिसे HIV पॉजिटिव हैं। तो परसेंटेज को तोड़ेंगे तो 0.1 डिवाइडेड बाय 100 और फिर डेसिमल में करेंगे तो 0.001 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0.1% लोग HIV पॉजिटिव है तो कितने परसेंट लोग HIV नेगेटिव होगा? तो पूरे 100% में 0.1% HIV पॉजिटिव है तो 99.9% लोग HIV नेगेटिव है। इसका मतलब यही हुआ ना, परसेंटेज को तोड़ेंगे तो 99.9 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.999। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा था कि जो HIV पॉजिटिव जो है उसमें 90% लोगों को सही रिपोर्ट देता है कि वो उसे वास्तव में जो है ना उसे वास्तव में HIV है। ठीक है, 90% सही रिपोर्ट देता है और 10% गलत रिपोर्ट देता है कि HIV होने के बाद भी उसे गलत रिपोर्ट देता है कि आपको HIV नहीं है। जबकि HIV नेगेटिव वाले केस में 99% लोगों को ये कह देता है कि आपको HIV नेगेटिव है, मतलब HIV नहीं है। ठीक है,
तो ये 99% लोगों को ये बता देता है कि आपको HIV नहीं है, और 1% लोगों को लोग ऐसा हैं जिसको वो बीमारी नहीं थी फिर भी बता दिया कि आपको जो है ना HIV पॉजिटिव है। 1% ऐसे लोग हैं जिससे बीमारी नहीं थी फिर भी बता दिया कि आप HIV पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो 99% को जब हम तोड़ेंगे तो 99 डिवाइडेड बाई 100, और सॉरी यहाँ पे 90 है, 99 90 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ये कैंसल 0.9, और ये 10 बाई 100 ये हो जाएगा आपका 0.1। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे परसेंटेज तो 99 बाई 100 इज इक्वल टू 0.99। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 100 इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, ये हो गया। तो जो अब लिखते हैं हम लोग, ए किसको मानते हैं, लेट ए हम लोग उसी को मानते हैं जो दिया हुआ रहता है। ए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि रोग उस परीक्षण का जो परीक्षण किया जाने पर रोग विज्ञानी HIV की उपस्थिति बताता है। ठीक है, HIV पॉजिटिव आने की घटना को व्यक्त करता है। ठीक है, E1 हम लोग मान लेंगे HIV पॉजिटिव चुनने की घटना, HIV पॉजिटिव चुनने की घटना को व्यक्त करता है, और E2 जो है वो HIV नेगेटिव चुनने की घटना को व्यक्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति, ये जो रोग विज्ञानी है वो बता रहा है कि HIV पॉजिटिव है, तो HIV पॉजिटिव है। ठीक है, HIV पॉजिटिव है, तो आपको बताना है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव, तो वास्तव में HIV पॉजिटिव तो इसमें ना होगा, वास्तव में HIV पॉजिटिव है तो E1 है ना, यही आपसे पूछ रहा है, वास्तव में HIV पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए HIV पॉजिटिव ढूंढने के लिए आप कहाँ जाएंगे, अनुकूल परिणाम, इसमें जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा HIV पॉजिटिव को चुनने के लिए 0.01, 0.001, और फिर आप इसमें से HIV पॉजिटिव वाले को निकालेंगे तो 0.9 है, मल्टीप्लाइड 0.9 है HIV पॉजिटिव वाला, डिवाइडेड बाय फिर पहले इसमें तो सब लिखते हैं तो सबको लिखेंगे, HIV पॉजिटिव वाला में गए 0.001 और इंटू 0.9 प्लस, फिर HIV नेगेटिव में जाएंगे तो उसमें जब जाएंगे तो पहले ये लिखेंगे 0.99 और 9, और उसमें से HIV पॉजिटिव वाले को निकालेंगे तो HIV पॉजिटिव वाला यहाँ पे 1% है, यहाँ HIV पॉजिटिव वाला 9% था, यहाँ पे HIV पॉजिटिव वाला 1% है, वो 0.01 है, 0.01 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 1 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1, अच्छा 9 इंटू 1 9 हो गया, और 3 और यहाँ पे 1 4 संख्या के बाद 1 पॉइंट, इसमें भी वही आ जाएगा। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 9 3 और 2 5 संख्या के बाद 1 0। ठीक है,
ये आपका आ गया। अच्छा, इससे पहले जो डाटा है उसको लिख लेंगे। हियर E1 है, HIV पॉजिटिव वाले को चुनने को दिखा रहा है, उसकी प्रायोरिटी क्या होगा, तो 0.0001। अगर ये पता चल गया कि वो HIV पॉजिटिव वाला है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो HIV पॉजिटिव से ग्रसित है, वो 0.9 है, 0.9। PE2 HIV नेगेटिव वाला 0.999, ठीक है। PE2 अगर ये पता चल गया कि वो HIV नेगेटिव वाला है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो HIV पॉजिटिव है, तो वो 0.01, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर वाला लिखेंगे PE1/A, तो E1 वाला केस ये इसका सारा लिखाएगा, PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाय, यही रिपीट लिख कर लेंगे, PE1 इंटू PA/E1, क्योंकि यही है ना रिपीट में, A/E1, ठीक है, प्लस PE2, दूसरा वाला PE2 और फिर PA/E2, ठीक, ये हो गया। यहाँ के बाद ये और ये फिर और सॉल्व यहाँ पे कर लें, तो 0.0009 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जोड़ देंगे, 0.009, एक और ज़ीरो था और एक 0.0099 और 9 18 9 10 0 हाथ मेरा 1 और फिर ये 1 फिर 0 और फिर 0.0, तो ये आ जाएगा 0.01089, ठीक है। यहाँ से पॉइंट उड़ा देंगे और यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ नीचे से पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा 1 के बाद 5 0, ठीक है। ऊपर से पॉइंट उड़ाए हैं तो यहाँ पे 1 के बाद कितना आएगा, 1 2 3 4, 1 के बाद 4 0, ये 4 0, इसका 4 0 कैंसिल, तो बचा क्या, ऊपर में तो ये 0 का तो वैल्यू खत्म, यहाँ 9 और 0, अब बाकी इधर बचा है 1089, ठीक है, ये आ गया। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सॉल्व करेंगे तो 0.083 मिलेगा, ठीक है। ये लगभग लिख लेंगे, लगभग, ठीक, उतार ले। एग्जाम्पल नंबर अब हम लोग देखेंगे 19 को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 सुनेंगे। इसमें कह रहा है कि 1 वोल्ट बनाने के कारखाने में यंत्र ABC कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% वोल्ट बनाती हैं। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब मतलब त्रुटिपूर्ण है, तो वोल्टों की कुल उत्पादन में से 1 वोल्ट यादृच्छिक छाया निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह वोल्ट मशीन B द्वारा बनाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारखाना में 3 मशीन है, A, एक B है और एक C, 3 मशीन है। और ये क्या कहता है कि वोल्ट बनाने के कारखाने में मशीन A, B, C है
और कुल उत्पादन का जो है वो जितना भी मशीन बनता है उसमें से तीनों जो मशीन है वो कुछ कुछ प्रतिशत का शेयर है इन लोग के बीच में कि मशीन ए 50% वोल्ट बनाता है, 50 नहीं 25% वोल्ट बनाता है और ये 35% वोल्ट बनाता है। ठीक है, तो 35 और 25 हो गया यहाँ पे 40-60% और 40% जो है वोल्ट ये बनाता है, सी बनाता है। तीनों मिलके 100% वोल्ट बनाता है। एक बनाता 25% वोल्ट, एक 35% और एक 40% वोल्ट बनाता है। ठीक है, और हम बताएं कि परसेंटेज में दिया हुआ इसकी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रॉपर्टी दिया हुआ। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5%, 4% और 2% भाग खराब, जिसे हम लोग त्रुटिपूर्ण कहेंगे। तो मशीन ए जो है वो 5% खराब बनाता है। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण वोल्ट जो बनाता है इसमें त्रुटि होता है 5%। और मशीन बी जो बनाता है वोल्ट उसमें 4% की त्रुटि पाई जाती है, त्रुटि। ठीक है, त्रुटि पूर्ण। और मशीन सी जो है उसमें 2% की त्रुटि पूर्ण पाई जाती है, त्रुटि पूर्ण पाई जाती है। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन कहता है कि वोल्टों के कुल उत्पादन में से 1 वोल्ट यादृच्छाया निकाला गया। वोल्ट का बहुत जो टोटल उत्पादन हुआ यहाँ से, ठीक है, तो उसमें से 1 वोल्ट यादृच्छाया निकाला जाता है, एट रैंडम यादृच्छाया निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। यह दिया गया तो वह खराब पाया जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह खराब पाया जाता है। जो दिया हुआ है उसे हम लोग ए मानते हैं तो निकाला गया वोल्ट खराब है। ठीक है ना, जो दिया हुआ रहता है उसे हम लोग ए मानते हैं तो यहाँ पे निकाला गया वोल्ट खराब है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह वोल्ट जो है मशीन बी द्वारा बनाया गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो मशीन बी द्वारा बनाया गया है, इसके द्वारा बनाया गया, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए E1 जो है मशीन ए से जो है चुनने की घटना को व्यक्त करता है, बी जो है मशीन E2 जो है मशीन बी को चुनने की घटना को दिखाता है और सी जो है ये E3 जो है सी को चुनने की घटना को व्यक्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पी ये पता है कि जो वोल्ट निकला वो खराब है, तो खराब है वो तो ए है। और इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बी से निकले, तो बी से निकले तो वो क्या है बी से निकले मतलब E2 यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब बी से निकालने के लिए सबसे पहले 35% के पास जाइएगा। तो 35% को हम कैसे लिख सकते हैं, 35/100 लिख सकते हैं। 35% को परसेंटेज तोड़ देंगे तो 35/100 होगा। और उसके बाद उसमें से त्रुटि कितना है, तो 4%, तो 4/100 डिवाइडेड बाय फिर सीरियल वाइज लिख देंगे, इसका तीनों का। पहले ए में गए थे, टोटल इसमें लिखना, नीचे में तो टोटल का लिखना पड़ता है। तो पहले ए वाला में 25%, ठीक है, और उसमें से त्रुटि है 5%, मतलब 5/100। फिर जाएंगे बी के पास, वो देगा 35% जो कि 35/100 है। और फिर वो त्रुटि देगा 4% जो कि 4/100 है। फिर जाएंगे सी के पास, वो 40% देगा 40/100। और फिर उसमें त्रुटि है 2%, 2/100। ठीक है, तो ये हम डाटा लिख लिए। इससे पहले जस्ट पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, P E2/A। ठीक है, और इससे पहले हम लोग लिखेंगे हियर E1 क्या है, E1 है मशीन ए को चुनने की घटना।
तो मशीन ए से जो उत्पादन होता है उसकी प्रोडक्टिविटी कितना है 25%, मतलब 25/100। और ये पता चल गया है कि हम मशीन ए को चुने तो उसमें त्रुटि कितना है, खराब कितना है, तो वो 5%, 5/100। ई टू कितना 35%, मतलब 35/100। और ये पता चल गया कि हम E2 को चुने हैं, ठीक है, तो उसमें त्रुटि कितना है, खराब कितना है, तो 4%, 4/100। Pe3 क्या है 40%, 40% को तोड़ेंगे तो 100 आएगा नीचे में, ठीक है। और ये पता चल गया कि E3 को लिए हैं तो E3 में खराब कितना है, तो 2%, 2/100, ठीक। अब यहाँ पे क्या E2 वाला ये 35/100 क्या है, ये Pe2 इंटू 4/100 A/E2 डिवाइडेड बाई 25/100 Pe1, फिर होगा Pa/E1, फिर प्लस Pe2 इंटू Pa/E2, फिर प्लस Pe3 इंटू Pa/E3, ठीक है। आप मिलाएंगे ऐसा ही आएगा, ऐसे ही सीरीज चलता है। तो जैसे लास्ट में A/E3 लिखे तो ये 2/100 है ना, 2/100 क्या है Pa/E3, ठीक। ऐसे ही सबका लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे गुना करेंगे तो 5 के 20 की 0, 5 के 20 की 0 2, 5 और 5 के 20 0 2 और 4 12 और 2 14, तो ये 140 डिवाइडेड बाय 1 पर 4 शून्य डिवाइडेड बाय, ठीक है। इन सब का एलसीएम हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 तो शून्य, इससे भाग दें 25 5 125 प्लस इससे भाग देंगे तो 35 चौके 140 प्लस से भाग देंगे तो 40 दूनी 80, ये और ये साफ बचा क्या 140 डिवाइडेड बाय 005, ठीक है। 8 4 12 और तो 14 की 4, हाथ में रहा 1 1 1 2 और 1 3, ठीक। 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 4 बचा 40, 5 8 40, 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 5 से 5 6 के 30, 4 9 5 9 5 6 के 30, 4 बचा 45, 4 और उसके बाद 5 9 45, ठीक है। तो 28 डिवाइडेड बाई 69 आ गया। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। उतारे अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 20 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20 में कह रहा है कि एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। एक डॉक्टर है जो रोगी को उसे देखने आना है। पहले के अनुभवों से यह ज्ञात है कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकता क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10 या 2/5 है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता क्रमशः 1/4, 1/3 या 1/12 है।
परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती है। यदि वह देर से आया है, यदि वह देर से आया है तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि वह देर से आया है तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर जो है रोगी के पास जा रहा है उसे देखने के लिए, और डॉक्टर जो है जो यातायात का जो साधन है, पहला ट्रेन है जिससे वो जाएगा मरीज को देखने के लिए। दूसरा है बस है। तीसरा है स्कूटर और चौथा है अन्य वाहन। ठीक है, किसी अन्य वाहन या अन्य वाहन भी बोल सकते हैं, किसी अन्य वाहन, कोई इन सबको छोड़ के कोई अन्य वाहन है। देखिए, पूर्वानुमान से ये पता चला है कि जो ट्रेन, बस या स्कूटर या अन्य किसी वाहन से आता है तो उसकी प्रायिकताएं जो दिया हुआ है, ट्रेन से आता है तो 3/10 प्रायिकता है, और फ्रैक्शन के रूप में है तो आप समझ जाएं कि प्रायिकता ही दिया हुआ है यहाँ पे। और ये 1/5, इसकी प्रायिकता 1/10 और इसकी प्रायिकता है 2/5। फिर क्वेश्चन कहता है कि यदि वो ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता जो है, ट्रेन से आता है तो देर से आने की प्रायिकता जो है वो 1/4 है, और इसका जो देर से आने की जो प्रायिकता है वो है 1/3, और इसमें देर से आने की जो प्रायिकता है वो 1/12 है। और इसमें अन्य वाहन में क्या होगा, अन्य वाहन में कह रहा है कि देर से आया ही नहीं है वो, तो देर से आया ही नहीं है तो देर से आने की प्रायिकता उसका क्या होगा। जब वो देर से आया ही नहीं है तो उसकी देर से आने अन्य किसी वाहन से, चौथा यहाँ पे कह रहा है कि परंतु अन्य किसी वाहन से आने पर देर नहीं होती है तो देर होने की प्रायिकता क्या होगा, 0। असंभव घटना है ना, क्योंकि देर तो उसे हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो देर होने की प्रायिकता कहाँ से होगा, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे आपके लिए लिख दिए ताकि समय जो है ना बच सके। लिखे हुए हैं कि ए जो है डॉक्टर के रोगी के यहाँ देर से आने की घटना को व्यक्त कर रहा है। क्वेश्चन यही दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ यही है कि यदि वह देर से आया यही दिया हुआ है, तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता पूछा है। तो ट्रेन से आने की प्रायिकता, इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यदि वो देर से आया तो ए जो है हम लोग डॉक्टर के रोगी के यहाँ देर से आने की घटना को व्यक्त करता है, और इसे ही हम लोग जो दिया हुआ रहता है उसे ए मानते हैं। बाद में यदि डॉक्टर के ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन द्वारा आने की जो घटना है, ट्रेन से आने की घटना को E1, बस से आने की घटना को E2 और स्कूटर से आने की घटना को E3 और कोई अन्य वाहन से आ रहा है तो E4 हो तो हम लोग यहाँ पे PE1 निकालेंगे। PE1, उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका फॉर्मूला। यह दिया हुआ है कि वह जो है लेट से आया है, ए। ठीक है, ये यह दिया गया है कि वह लेट से आया। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो ट्रेन से आया होगा, तो ट्रेन से आया होगा तो ट्रेन वाले को क्या बोले, E1। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता लिखेंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या, तो
पहले जाएंगे ट्रेन के पास, तो ट्रेन गए तो वहाँ पे मिला 3/10 और उसमें से लेट आने की प्रायिकता 1/4। अब नीचे में क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। तो ट्रेन वाले के लिए 3/10 और उसमें से जो लेट से आया 1/4, फिर प्लस बस से क्या 1/5 और लेट आने के लिए 1/3, स्कूटर से गया 1/10, लेट से आने की प्रायोरिटी 1/2, अन्य वाहन से गया तो 2/5, उसमें लेट से आने की प्रायोरिटी 0, लेट से आया ही नहीं है तो इसकी प्रायोरिटी 0। तो इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं Pe1/A, इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा। इससे पहले चलिए ये लिख लेते हैं Pe1 को। Pe1 मतलब ये पहला ट्रेन वाला में गया है तो 3/10। अगर ये पता चल गया है कि ट्रेन को चुने हैं और उसमें लेट आने की प्रायोरिटी 1/4। Pe2 बस को चुने हैं तो 1/5 और उसमें लेट से आने की प्रायोरिटी A/E2 1/3। ठीक है। Pe3 1/10 और उसमें लेट से आने की प्रायोरिटी A/E3 = 1/2 और Pe4 इसकी प्रायोरिटी 2/5 और उसमें लेट से आने की प्रायोरिटी क्या है A/E4 = 0। तो इसमें 3/10 क्या है तो Pe1 है, Pe1 है इंटू 1/4 क्या है Pa/E1 है, A/E1 है। ठीक, डिवाइडेड बाई फिर से वही जो हर बार लिखते हैं Pe1 इंटू Pa/E1, यही आना ही है। टोटल यहाँ पे लिखा जाता है Pe2 इंटू Pa/E2 A/E2। ठीक है। प्लस Pe3 इंटू Pa/E3 प्लस Pe4 इंटू Pa/E4। ठीक, ये फॉर्मूला लिख लिए। बाकी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3/, ये तो हो जाएगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे सट जाएगा इसमें से, तो 3/40 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी 3/40, 3/40, यहाँ पे आ जाएगा 1/15, 1/15, यहाँ पे आ जाएगा 1/20, 1/20। ठीक है ना, 1/20 और इसमें से तो 0 होगा, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर में 3/40 है डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम अगर तीनों का ले लेंगे तो कितना होगा 40 दूनी 80, 80 में तो ये नहीं आएगा, 80 का 120, 120 में आ जाएगा तीनों, 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। 40 दिया 3 बार में और 3 दिया 9 हो जाएगा, प्लस 15 8 बार में, 8 एकम 8, प्लस 20 500 और 20 छके 6 बार में। ठीक है, 20 छके 120 6 बार में, ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 3/40 डिवाइडेड बाई 9 8 17 और 6 23 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है,
तो ये 3/40 गुना 120/23, 40 को 3 बार में 120 और 3 3 9/23, 9/23। तीन यहाँ पे 8 9 17 कहीं गलती हो रहा है। 3/10, 3/10, 1/15 और यहाँ पे 2 अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है स्कूटर से आने की जो प्रायोरिटी है, लेट से आने की प्रायोरिटी 1/12 है। स्कूटर से जो आने की प्रायोरिटी है, लेट से आने की प्रायोरिटी 1/12, तो ये 1/12 होगा। और यहाँ पे तो यहाँ पे 12 है तो 120 होगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस 120, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 8 और फिर 120, एक यहाँ पे आ जाएगा 9 1 17 और एक 18, ठीक है। अब 8 9 17, एक 18 यहाँ पे हो जाएगा 18, तो ये होगा 3/40 मल्टीप्लाई, ये पलट के हो जाएगा 120/8, 40 दिया, अच्छा 120/18 है, 40 दिया 120 और 3 छक 18 और फिर 3 दूना 6, तो फाइनल आंसर हो गया 1/2, ठीक है। उतारें। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 21 को, ठीक है। और इससे पहले एक बात आप और एक सुन ले कि आपको अगर ट्री डायग्राम बनाने के लिए आ रहा है तो क्वेश्चन ये मान के चलिए कि आपसे सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि ट्री डायग्राम ही इसका जो मेन रोल अदा करता है वो ट्री डायग्राम ही है। बेस थ्योरम के प्रॉब्लम में अगर आप ट्री डायग्राम बना लेते हैं तो क्वेश्चन वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा फोकस करना है ट्री डायग्राम के ऊपर, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 है उसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। एक व्यक्ति के बारे में हमें पता है कि वो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, ठीक है। वह एक पासे को उछालता है, एक पासा उछालता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक आने की संभावना होती है। वह एक पासा को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। क्या बताता है कि उस पर आने वाली संख्या जो है 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली वास्तव में 6 है। ये इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है कि वास्तव में 6 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ जो है देखने की चीज़, सबसे पहले कोई व्यक्ति 4 बार में से 3 बार सत्य बोलता ही बोलता है, और दूसरी यहाँ पे बात जो दिया हुआ है वो है कि उस पर जो है वो 6 आया है। वो क्या बताता है कि उस पर 6 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे ए उसी को मान लिए जो दिया हुआ है कि व्यक्ति द्वारा पासे को उछाल कर यह बताने कि उस पर आने वाली संख्या जो है वो 6 है, ठीक है। वो दिया हुआ प्रायिकता किसका निकालना है कि पासे पर आने वाली जो संख्या है वो वास्तव में 6 आया है, उसकी प्रायिकता निकालना है। वास्तव में 6 आया है उसकी प्रायिकता। चलिए इसकी ट्री डायग्राम को बनाते हैं। 6 आना और 6 नहीं का आना, ठीक है। देखिए 6 आना या 6 नहीं का आना,
तो 6 अगर पासे को फेंकते हैं तो टोटल जो है ना फेस उसका कितना, आउटकम्स कितना 6, और उसमें से 6 कैट हुआ, 1 कैट हुआ, तो 1/6, और 6 नहीं मतलब 6 को छोड़ के तो टोटल 6 है, 6 नहीं मतलब 6 को छोड़ देंगे तो टोटल 5 तो ऐसा होगा जो 6 नहीं होगा, तो 5/6 हो जाएगा। तो 6 आने की 1/6 और 6 नहीं आने की 5/6। अब ये कह रहा है कि अगर वो 6 आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये सत्य बोलता है, ठीक है ना, दोनों ही केस में वो सत्य बोलता है, चाहे वो 6 आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। तो 4 बार में से 3 बार वो सत्य बोलता है, ठीक है ना, 4 बार में वो 3 बार सत्य बोलता है। हम कह रहे हैं कि 6 आया तो इसकी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो 4 बार में से 3 बार सत्य बोलता है, ठीक है ना। ये 6 आना है और ये 6 नहीं को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये 4 बार में से 3 बार जो है वो 6 आता है, मतलब वही सत्य बोलता है कि 4 बार में से 3 बार सत्य बोलता है, और 4 बार में से 1 बार, टोटल 4 बार में से 3 बार सत्य बोलता है, तो 4 बार में से 1 बार ऐसा है जिसमें वो सत्य नहीं बोलता है। तो यहाँ पे तो हम कह रहे हैं 6 आ रहा है और ये बोल रहा है 6 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 6 नहीं आ रहा है कितना बार बताता है, 4 बार में से 1 बार, और 6 आ रहा है, 6 तो आ रहा है, और 6 जो है सही में आ रहा है, तो उसमें से 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। इसके अपोजिट 6 आना और 6 नहीं आना, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 6 आना और 6 नहीं आना, तो जब वो 6 नहीं आता है, ठीक है, तो उस समय वो सत्य बोलता है कि हाँ 6 नहीं आ रहा, वो 4 को में से 3 बार सत्य बोल देता है कि हाँ ठीक है 6 नहीं आ रहा, तो सच में 6 नहीं आ रहा, वो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। लेकिन 6 नहीं आ रहा, लेकिन वो बोल रहा है 6 आ रहा है, तो वो 4 में से 1 बार ही ऐसा केस है जो कि वो गलत बता रहा है कि 6 नहीं बोल रहा था, फिर भी वो बता रहा है कि वो 6 आ रहा, तो 4 में से 1 के बार ऐसा होता है। क्लियर। अब आगे देखें, अब हम लोग को लिखना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रॉपर्टी लिखना है कि यह दिया गया है कि वह जो है 6 आया है तो वो ए, और इसकी क्या प्रायिकता है कि वह वास्तव में 6 आया है, तो वास्तव में 6 तो इसी में ना आया है, इसमें तो 6 नहीं है, वास्तव में 6 इसमें आया, तो वो क्या है E1। हम लोग यहाँ पे मान लिए इस E1 जो वास्तव में पासे पर 6 आया है और A2 वास्तव में पासे में 6 नहीं आया है, ठीक है, तो E1 हो गया। तो हमें वास्तव में 6 लेना है तो इसमें जाना होगा, तो पहले गए तो 1/6 मिला, और बाद में 6 लाना है तो 3/4 मिलेगा, 3/4 मिलेगा डिवाइडेड बाय, फिर इसमें जाएंगे तो 5/6 मिलेगा, उसमें से 6 लाना है तो 6 लाना है तो 1/4 मिलेगा। सॉरी, पहले एक बार टोटल को लिख लेते हैं। यहाँ पे तो अनुकूल परिणाम तो टोटल लिख लिए, और कुल संभावित परिणाम लिखते हैं, तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 1/6 इंटू 3/4। अब इसके बाद जब जाएंगे इसमें 6 नहीं में, तो पहले 5/6 लिखेंगे, और उसमें से फिर 6 लाना है तो 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्लियर। E1 क्या है, 6 आना, अब P लगाना प्रॉपर्टी, तो उसकी प्रॉपर्टी 1/6, अब P ये पता है कि हमने 6 आना को चुना है, तो इसकी क्या प्रायिकता कि वो वास्तव में 6 है, मतलब जो बताया गया वो 6 है, तो वो क्या है 3/4। PE2 वो वास्तव में 6 नहीं है, इसकी प्रायिकता 5/6, और ये बता दिया गया है कि वो वास्तव में 6 नहीं है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो 6 है, तो 1/4। तो यहाँ पे
जो इसका फॉर्मूला बनेगा E1/A इज इक्वल्स टू PE1 इंटू PA/E1, ठीक है, डिवाइडेड बाय यह है PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 E2, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/64 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी 64 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 + 5 ये और ये कैंसिल, 3/8 हो गया, ये 3/8, ठीक है, उतार लें।